एब्जॉर्प्शन की बात हमने कर ली है कि किस तरीके से वो एब्जॉर्ब होते हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन उसमें मदद करते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं फैट के ट्रांसपोर्टेशन की। सो द फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल, ये क्या है दोनों? एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन, एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन किस प्रकार के हैं? बीइंग इनसॉल्युबल, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। इनसॉल्युबल होने की वजह से ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते। दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड मिसल्स व्हिच मूव इनटू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। सबसे पहले ये मिसल बनाएंगे और उसके बाद ही ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा में एंटर करेंगे। They are reformed into very small protein coated fat। फिर ये क्या बना लेंगे? ये रिफॉर्म हो जाएंगे और बना लेंगे प्रोटीन कोटेड फैट, जिसको बोला जाता है काइलोमाइक्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन कोटेड फैट को क्या बोला जाता है? काइलोमाइक्रॉन, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल। यानी कि ये जो फैट है इसको ट्रांसपोर्ट करने में कौन मदद करेगा? लिम्फ वेसल। और इन लिम्फ वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? लैक्टेल। फिर से क्वेश्चन कि लिम्फ वेसल्स जो फैट एब्जॉर्ब करती हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लैक्टेल्स। कहाँ पे मौजूद है? इन द विलाई। These lymph vessels ultimately release the absorbed substances into the bloodstream। यानी कि ये लिम्फ भी क्या करेगा कि जो भी उसने लिया है वो सारा का सारा ब्लड को दे देगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस, सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि किस प्रकार से फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि फैट का एब्जॉर्प्शन का तरीका अलग है तो नेचुरली ये इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले फैट के एंड प्रोडक्ट से मिलता है फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड एंड ग्लिसरॉल। दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन। तो मान लीजिए ये फैटी एसिड है या ये मोनोग्लिसराइड है। अब ये जो मोनोग्लिसराइड या फैटी एसिड है, ट्रांसपोर्ट तो सभी को होना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी को भी ले सकते हैं, सभी सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी। तो मान लीजिए ये फैटी एसिड या मोनोग्लिसराइड है, किस प्रकार का है? वाटर इनसॉल्युबल है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यानी कि इंटेस्टाइनल लाइनिंग को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो सबसे पहले इसको सॉल्युबल बनाना जरूरी है। तो किस प्रकार से इसको सॉल्युबल बनाया जाता है? जो बाइल सॉल्ट्स हैं, ये बाइल सॉल्ट्स मिलके इसके ऊपर बना देते हैं एक लेयर। ये बाइल सॉल्ट्स ने इसके ऊपर लेयर बना दी। अब ये जो बाइल सॉल्ट्स लेयर बनाते हैं, ये एक्शन कहलाता है इमल्सिफिकेशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये क्या चीज है? ये है बाइल सॉल्ट। इस बाइल सॉल्ट में दो चीजें हैं, हेड और टेल। तो यहां पे जो इसका हेड है, दिस हेड इज वाटर अट्रैक्टिंग, ये पानी को अट्रैक्ट करता है। इसको हम बोलते हैं दिस इज हाइड्रोफिलिक। किस प्रकार का है ये? हाइड्रोफिलिक, या इसको बोला जाता है पोलर, या इसको बोला जाता है वाटर सॉल्युबल। ये वाटर सॉल्युबल है। वहीं बची हुई टेल, अब हेड तो हो गया बाइल सॉल्ट का, व्हाट अबाउट द टेल? ये जो टेल है बाइल सॉल्ट की, ये है हाइड्रोफोबिक। फोबिया का मतलब भगाना, यानी कि पानी को रिपेल करता है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, यानी कि नॉन पोलर। वाटर इनसॉल्युबल, किस नेचर का है ये? वाटर इनसॉल्युबल नेचर का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोफोबिक है वो तो एक साथ आ गए और हाइड्रोफिलिक बाहर रह गए, यानी कि बाहर पूरे हेड आ गए और टेल और फैट बीच में आ गए। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है किस किस का?
ये मोनोग्लिसराइड आप बोल सकते हैं, या फिर फैटी एसिड्स हम बोल सकते हैं। दिस प्लस बाइल सॉल्ट, यानी कि मोनोग्लिसराइड या फैटी एसिड, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर सकते हैं, प्लस बाइल सॉल्ट्स, एक स्ट्रक्चर बनता है जो वाटर सॉल्युबल है, दैट इज मिसल। व्हाट इज मिसल? इट इज वाटर सॉल्युबल। क्या बनेगी? ये मिसल बनेगी, और ये किस प्रकार की होगी? वाटर सॉल्युबल होगी। अब यहाँ पे इसको क्रॉस कराना है इंटेस्टाइनल लाइनिंग से। तो यहाँ पे मान लीजिए हम ये विलाइज बनाते हैं, इस विलाइज में मान लीजिए ये सेल्स हैं। अब ये इंटेस्टाइनल लाइनिंग में ये यहाँ पे फैट है। अब ये अंदर कैसे आएगा? तो एक सेल को उठा लेते हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए हमने एक सेल यहाँ उठा के यहाँ रख लिया, इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं। अब ये जो फैट है ये बन चुका है वाटर सॉल्युबल, मिसल बन चुका। अब यहाँ पे इस सेल में एक प्रोजेक्शन बनेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोजेक्शन बनाएगी, और प्रोजेक्शन बना के इस मिसल को अंदर ले लेगी। ये प्रोजेक्शन बना, और इस प्रोजेक्शन के साथ ही ये मिसल अंदर आ चुका है। अब ये जिस प्रोसेस के थ्रू आता है, ये जो मिसल अंदर आया है ये सेल के थ्रू आया है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। यानी कि अगर सेल में किसी बल्क चीज का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो उसको बोला जाता है सेल ईटिंग। तो सेल ईटिंग में आता है फैगोसाइटोसिस, जो कैटेगराइज है एंडोसाइटोसिस में। ये मान लीजिए मिसल अंदर आ चुका है, किसके अंदर आ चुका है? इंटेस्टाइनल सेल के अंदर ये मिसल आ चुका है। अब इस मिसल के में क्या है? बाइल सॉल्ट। तो पूरा बाइल सॉल्ट ने कवर किया हुआ है फैट को। अब सबसे पहले बाइल सॉल्ट की लेयर हटाई जाती है। बाइल सॉल्ट की लेयर हटने के बाद यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है? बाइल सॉल्ट की लेयर हटने के बाद ये जो फैट्स हैं ये दोबारा से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोनोग्लिसराइड है, फैटी एसिड्स हैं या ग्लिसरॉल है। तो यहाँ पे क्या होता है? पहले तो ये सिंपल होते हैं, जैसे ये सेल के अंदर आते हैं इनकी बाइल सॉल्ट की लेयर हटती है तो ये फिर से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये बन जाता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है? कॉम्प्लेक्स फैट है। अब ये गोल्जी बॉडी के कांटेक्ट में आता है। गोल्जी बॉडी जैसा कि हम जानते हैं मॉडिफिकेशन करती है, सब्सटेंस को मॉडिफाई करती है, सिक्रीशन करती है। तो यहाँ पे ये जो गोल्जी बॉडी है इसकी सहायता से इस ट्राइग्लिसराइड पे बना दी जाती है प्रोटीन की लेयर। ये बन गई है इस पे प्रोटीन की लेयर। ट्राइग्लिसराइड एक फैट है, ट्राइग्लिसराइड एक फैट है और इस पे बना दी है प्रोटीन की लेयर। तो फैट एंड प्रोटीन, यानी कि फैट क्या है? लिपिड है, लिपिड प्लस प्रोटीन बोला जाता है लाइपोप्रोटीन, और इस लाइपोप्रोटीन को बोला जाता है काइलोमाइक्रॉन। दिस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा। स्ट्रक्चर को जो बनाता है वो है गोल्जी बॉडी। स्ट्रक्चर में क्या क्या है? फैट के ऊपर प्रोटीन की लेयर है। क्या बोला जाता है स्ट्रक्चर को? काइलोमाइक्रॉन। अभी जो काइलोमाइक्रॉन है ये सेल के अंदर है। मान लीजिए ये काइलोमाइक्रॉन सेल के अंदर है। अब ये जो इंटेस्टिनल लाइनिंग है इसे क्रॉस करके जाना है इसको, तो किस प्रकार से जाएगा? अब सेल जो है इसको अपने पास तो रखेगी नहीं, तो पहले तो ब्लड को देने की कोशिश करेगी। ये ब्लड वेसल्स हैं, नहीं लेंगी ब्लड वेसल्स क्योंकि साइज बड़ा है। इस काइलोमाइक्रॉन का जो साइज है वो बड़ा है। तो यहाँ पे बची लिम्फ वेसल्स, और वो ब्लड वेसल्स के साथ साथ होती हैं। तो यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये जो काइलोमाइक्रॉन है इसका हो जाता है एक्सोसाइटोसिस, और ये निकल जाता है सेल से बाहर, यानी कि सेल इसको अपने से बाहर निकाल देती है। मान लीजिए काइलोमाइक्रॉन है, सेल में है,
सेल इसको अपने से बाहर निकालेगी, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होगा, और जब एक्सोसाइटोसिस हो जाता है तो ये अल्टीमेटली ये जो मॉलिक्यूल है काइलोमाइक्रोन है, ये चला जाता है लिम्फेटिक वेसल में, और इस लिम्फेटिक वेसल को बोला जाता है लैक्टियल। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जो लैक्टियल है ये क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरीज है। कहाँ पे प्रेजेंट है, जो इंटेस्टाइनिंग लाइनिंग है वहां पे प्रेजेंट है। क्या कर रही है, फैट को एब्जॉर्ब कर रही है। फैट इसमें एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि लैक्टियल ने फैट एब्जॉर्ब किया और फैट एब्जॉर्ब करके हार्ट को दिया, और हार्ट अल्टीमेटली इस एब्जॉर्ब्ड फैट को ब्लड में मिक्स करवा देगा, और फिर ब्लड की सहायता से ये जो एब्जॉर्ब्ड फैट है हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर बने सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसल क्या है, इस पे क्वेश्चन आता है। किस प्रोसेस से अंदर गया, एंडोसाइटोसिस। अल्टीमेटली फैट्स दोबारा से जुड़ गए क्योंकि बूंदें हैं छोटी छोटी, फिर जुड़ गई सारी, बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, ट्राइग्लिसराइड बन गया। ट्राइग्लिसराइड के ऊपर प्रोटीन की लेयर बन गई। स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, काइलोमाइक्रोन बोला जाता है। काइलोमाइक्रोन बड़ा है, सेल इसको बाहर निकाल देती है, एक्सोसाइटोसिस हो जाता है। अब बाहर निकलने का ब्लड बिल्कुल हाथ खड़े कर देता है कि तुमको नहीं ले सकता क्योंकि तुम्हारा साइज बहुत बड़ा है। फिर ये जाता है अल्टीमेटली लिम्फेटिक वेसल के पास, और लिम्फेटिक वेसल्स यानी कि लिम्फेटिक कैपिलरीज इसको रिसीव करती है। उसका एक और रीजन है कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके एंड्स बिल्कुल बंद हैं, वो खुले एंडेड नहीं है, दे आर नॉट ओपन एंडेड। तभी तो हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। बट वहीं जब लिम्फेटिक वेसल्स की बात की जाती है तो दे आर ब्लंट और ओपन एंडेड। इसी कारण लिम्फेटिक सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। तो एक काइलोमाइक्रोन आसानी से लिम्फेटिक वेसल में एंटर कर जाता है, और जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं वो एक दिशा में इसको फ्लो करवाते हुए हार्ट को दे देती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये पेज हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा बाकी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। यानी कि जो एब्जॉर्प्शन है वो हर पार्ट में होता है एलिमेंट्री कैनाल के। इट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। माउथ में भी होता है, स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, एंड इट ऑल्सो अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। हाउएवर maximum absorption occur in small intestine। important कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन की साइट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन की भी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन में जेजुनम और इलियम की बात आ जाती है। यहाँ पे अ समरी of the absorption, the site of absorption and the substance absorbed is given in figure 16.1. So this is figure number 16.1. So here firstly we will talk about mouth, यानी कि माउथ में किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन होता है, किसका होता है। तो माउथ में जो एब्जॉर्प्शन होता है कुछ ड्रग्स का। यहाँ पे certain drugs coming in contact with the mucosa of the mouth and the lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them। यानी कि हमारे इस वाले चैम्बर में, यानी कि बकल चैम्बर में, माउथ में पूरी लाइनिंग में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो कुछ दवाइयाँ जबान पे रखी जाती हैं जो तुरंत ब्लड लाइनिंग में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की दवाई। अल्कोहल का भी एब्जॉर्प्शन माउथ में होता है, बट बहुत ही कम अमाउंट में। जैसे हम ड्रंक एंड ड्राइव केस की बात करते हैं तो अगर किसी पर्सन ने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है और वो एयर ब्लो करता है मशीन में, तो मशीन में बीप बज जाती है। वो ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे इस पर्सन के बक्कल चैम्बर की ब्लड वेसल ने थोड़ा सा अल्कोहल एब्जॉर्ब किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टमक की। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन, सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। तो सिंपल शुगर, अल्कोहल एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्टमक। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रिंसिपल ऑर्गन, इंपॉर्टेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन का। जितना भी एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है,
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड सभी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद ये म्यूकोसा को क्रॉस करते हुए चले जाते हैं या तो ब्लड में या लिम्फ में। ये सारा डिटेलिंग हम कर चुके हैं कि किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन होता है। लास्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, कुछ ड्रग्स का और मिनरल्स का। वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन होता है, तो विटामिन B1, B2 एंड B12 जैसे विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ध्यान में यहाँ पे हमें एक चीज रखनी है कि जब हम वाटर के एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों में वाटर का एब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा होता है। बट अगर स्मॉल और लार्ज की कंपैरिजन आ जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अब पानी पीते हैं 2 से 3 लीटर दिन में, तो मान लीजिए एवरेज हमने 2 लीटर पानी पिया, फिर सलाइवरी सेक्रीशन हुआ लगभग 1 लीटर, यानी कि सम टोटल यहाँ पे 3 हो गया बक्कल चैम्बर तक। फिर हम स्वॉलो करते हैं, खाना खाते हैं, सारी चीजें स्टमक में जाती हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस 2 लीटर, तो यहाँ पे फिर टोटल हो गया 5 लीटर। पानी इनटेक से लेके सलाइवरी सेक्रीशन पूरी की बात हम कर रहे हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का सिक्रीशन, पैनक्रियाटिक जूस, लीवर से बाइल जूस, तो यहाँ पे एक समय में इंटेस्टाइन में लगभग 8 से 9 लीटर पानी है, क्योंकि हर सिक्रीशन में मैक्सिमम वाटर है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीचेस द टिश्यू विच यूटिलाइजेस देम फॉर देयर एक्टिविटी। जो भी हमने खाया है वो एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी बॉडी उसको काम में लेगी। सो व्हाट इज असिमिलेशन? द यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर वेरियस पर्पसेस, यानी कि जो भी चीज हमने खाई है वो अलग अलग क्रिया में काम आए। जैसे हम एनर्जी चाहिए, हमें किसी भी काम के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी देने वाले फूड भी हमारे पास है, बॉडी बिल्डिंग वाले भी हैं। हमारी जो बॉडी है वो अगर बीमार पड़ जाती है तो उसे बचाने वाले भी न्यूट्रिएंट्स हमने फूड में लिए हैं। द डाइजेस्टिव वेस्ट और द अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस सॉलिडिफाई इनटू कोहेरेंट फीसेस इन द रेक्टम, इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज और डिजायर टू इट्स रिमूवल। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में स्टोर होगा टेम्परेरीली स्टोर होने के बाद न्यूरल सिग्नल्स की सहायता से जो पर्सन है वो पर्सन उसको क्या करेगा, बॉडी से एग्जिट करवाएगा, यानी कि द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस इज नोन एज डिफिसिकेशन। द इजेशन ऑफ द फीसेस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग कॉल्ड डिफिसिकेशन, यानी कि इजेशन को क्या बोला जा रहा है, डिफिसिकेशन। is a voluntary process. We are talking about ejection. किस प्रकार का प्रोसेस है, ये voluntary process है and is carried out by a mass of peristaltic movement. किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, peristaltic movement के थ्रू किया जाता है। जब हमने पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पढ़ा था इससे पहले वाली स्लाइड में, तो मैंने आपको वहाँ पे एक बात बताई थी कि जो एनस है वहाँ पे 2 प्रकार की मसल है, इंटरनल मसल, एक्सटर्नल मसल। जो इंटरनल मसल है वो इनवॉलेंट्री है और जो एक्सटर्नल मसल है वो वॉलेंट्री है। कहने का मतलब ये है कि जो डिफिसिकेशन है वो एक प्रकार का वॉलेंट्री प्रोसेस है। वॉलेंट्री का मतलब होता है इच्छा के अनुसार किया हुआ काम, और इनवॉलेंट्री एक्शन वो होता है कि जिसको हम अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं कर सकते हैं उसको करवाएगा हमारा नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस प्रकार से फैट का एब्जॉर्प्शन होता है और अलग अलग हिस्से में एलिमेंट्री कैनाल किस किस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करती है।